हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9th का मैथ्स का जो सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, तो उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था। देखिए, हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कहा गया है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाए गए त्रिभुज को चित्र में दिखाया गया है। त्रिभुज TOI सर्वांगसम त्रिभुज SOD को सिद्ध करने के लिए क्या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए हमें ये दिया गया है आकृति। इसमें देखिए दो त्रिभुज बन रहा है। एक तो त्रिभुज ये हमारा TOI ये वाला, और नीचे देखिए त्रिभुज SOD ये वाला। तो इन दोनों त्रिभुजों को अगर हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है तो इसके लिए हमसे पूछा है कि क्या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है। तो देखिए, इसके लिए हमें क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए आकृति में ये जो OI है ये, और जो ये DO है यानी कि ये OD ये हमें बराबर दिया है, यानी कि ये और ये हमारा बराबर है। इसके अलावा दोनों में देखिए ये कोण और ये कोण ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो दो चीजें हमें इसमें दी गई है। तो तीसरी हमें किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है ताकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाए। तो देखिए, पहले ऑप्शन में हमें दिया हुआ है कोण DOS बराबर कोण TOI। तो कोण DOS यानी कि ये वाला कोण और कोण TOI यानी कि ये वाला कोण, क्या इन दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी? तो ये तो हमें पहले से ही दिया हुआ है इसमें, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा देखिए, कोण OTI बराबर कोण ODI। कोण OTI और कोण ODI ये तो कोई कोण ही नहीं बन रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, TO बराबर OS। तो TO यानी कि ये इतना और OS यानी कि ये इतना, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो फिर हमारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये हमारा एक भुजा और ये हमारा कोण और ये एक भुजा। ठीक है, यानी कि ये दोनों भुजा और बीच में कोण, ऐसे इसमें भी ये भुजा और बीच में कोण। तो इसमें हमारा साइड एंगल साइड यानी कि SAS जो सर्वांगसमता नियम है, इस नियम से ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो 11th क्वेश्चन है इसका जो ये B ऑप्शन है ये राइट है। देखिए, यहाँ पर B नहीं होगा, यहाँ पर C होगा, क्योंकि ये A B यहाँ पर C आएगा और ये D। तो इसीलिए हमारा 11th का ये C ऑप्शन राइट है। तो हम अपने आंसर शीट में लिख देते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का जो ये हमारा है C ऑप्शन ये राइट है, यानी कि TO बराबर OS। तो ये हो गया 11th का सॉल्यूशन कंप्लीट। इसके अलावा देखिए 11th में ही हमें अथवा में भी दिया गया है और में। तो इसमें हमसे क्या कहा गया है कि दिए गए त्रिभुज XYZ और त्रिभुज STU इनमें से किस नियम से सर्वांगसम है। तो यहाँ पर 4 नियम दिया गया है, SSS, RHS, SAS और उपरोक्त सभी। तो देखिए, यहाँ पर ये दो हमें त्रिभुज दिया गया है, तो हमसे पूछा गया है कि इन चारों नियम में से किस नियम से ये हमारे दोनों सर्वांगसम है। तो देखिए, हम कैसे बता सकते हैं। यहाँ पर ये जो है ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ऐसे ये भी हमारा एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें भी हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये हमें दिया गया है 12, ये दिया गया है 5। तो हम ये निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा समकोण के सामने वाली भुजा है, तो ये होता है हमारा कर्ण। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो हमारा ये कर्ण का स्क्वायर है ये हमारा किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर। तो इसीलिए ये हमारा हो जाएगा XZ यानी कि XZ का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब है हमारा 12, तब 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144
प्लस आधार का स्क्वायर, आधार 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब देखिए 144 और 25 को जोड़ेंगे तो 169, ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, इधर बचेगा xz, तो xz का मान कितना आ जाएगा, 169 का वर्गमूल क्या होता है 13, तो ये हमारा आ गया 13। अब ऐसे इसमें भी देखिए ये हमारा 13 दिया गया है, कर्ण पहले से ही, ये लंब हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो ये जो है नीचे आधार ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से इसमें कि हम इसमें कौन से नियम लगाकर ये हम सर्वांगसम कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हमारा इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं पता है, इस त्रिभुज में भी तीनों भुजाएं पता है, तो इसीलिए इसमें हमारा साइड 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 यानी कि एस 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 ये वाला जो नियम है ये लग सकता है। इसके अलावा देखिए इन दोनों त्रिभुज में हमारा एक एक जो कोण है वो समकोण है, यानी कि राइट एंगल, इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण एच से हाइपोटेनियस होता है, और इसके अलावा इन दोनों में से कोई एक साइड ले सकते हैं। तो इसमें हमारा कहने का मतलब ये है कि इन दोनों त्रिभुजों को हम इस RHS नियम से भी सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये वाला नियम भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है SAS यानी कि भुजा कोण भुजा, तो देखिए ये वाली भुजा हो जाएगी, ये हमारा बीच में कोण हो जाएगा, और ये वाली भुजा, ऐसे ही इसमें भी ये भुजा, ये बीच में कोण और ये वाली भुजा, यानी कि ये वाला नियम लगा के भी हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को सर्वांगसम करने के लिए इन तीनों में से हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, यानी कि तीनों हमारा सही है, तो इसीलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे और, यानी कि अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे उपर्युक्त सभी। तो ये हो गया हमारा 11th का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए हम क्वेश्चन नंबर 12 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है कि दो त्रिभुज दिखाए गए हैं, त्रिभुज PUL का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, क्या त्रिभुज सर्वांगसम है। तो इसमें देखिए एक ये और एक ये दो त्रिभुज हमें दिए गए हैं, तो हमसे पूछा है कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। तो इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से राइट ऑप्शन हमें चुनना है। तो देखिए यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में हमें एक ये कोण दिया है 70 डिग्री, एक ये कोण 60 डिग्री, ऐसे ही इस वाले त्रिभुज में देखिए ये हमारा 60 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, और इसके अलावा इस त्रिभुज की हमें दो भुजाएं भी दी गई हैं 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और इसका परिमाप हमें 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए पूछा है कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। तो पहला आंसर देखते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि हाँ, प्रत्येक त्रिभुज में अज्ञात कोण की गणना करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि त्रिभुज AAA यानी कि एंगल 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 नियम से सर्वांगसम है। तो ये तो हमारा गलत है, क्योंकि देखिए इसमें बोला है कि AAA इस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, यानी कि अगर हम इसमें देखिए ये पता है ये पता है, तो हम ये वाला निकाल सकते हैं, 180 में से इन दोनों को घटा के ये आ जाएगा। ऐसे ही इसमें भी 180 में से इन दोनों को घटा के ये आ जाएगा, तो हमें दोनों ही त्रिभुज में तीनों कोण पता चल जाएंगे। तो कह रहा है पहले ऑप्शन में कि हम ये वाले नियम से दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कह सकते हैं। तो ये तो हमारा गलत है, क्योंकि एंगल 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 ये वाला कोई भी हमारा सर्वांगसमता सिद्ध करने के लिए नियम नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखते हैं, कहा गया है कि नहीं, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज में अज्ञात कोण की गणना नहीं की जा सकती है। तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा कि इसमें जो हमारा ये अज्ञात कोण है और इसमें ये जो अज्ञात कोण है, इन दोनों को बोला गया इसमें कि इन दोनों कोणों की गणना नहीं की जा सकती है, लेकिन हम तो इनकी गणना कर सकते हैं, यानी कि इनका मान निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 में से इन दोनों को घटा देंगे तो ये आ जाएगा, ऐसे ही 180 में से इन दोनों को घटाएंगे तो ये आ जाएगा, इसीलिए बी गलत है। सी देखिए, त्रिभुजों की सर्वांगसमता के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है यदि त्रिभुज PUL की भुजा UL की लंबाई ज्ञात हो। तो देखिए इसमें कहा गया है कि जो ये त्रिभुज PUL है, इसकी अगर ये वाली भुजा हमें ज्ञात होगी UL इसकी लंबाई, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम है। ये बात इसमें कहा गया है, तो क्या ये सही है या नहीं। तो ये भी हमारा सही नहीं है, यानी कि गलत है, क्योंकि ये अगर हम निकाल देंगे
तो इससे हमें ये थोड़ा ना पता चल जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है, क्योंकि हमें जो है इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल जाएंगी, ये 8, ये 10 और ये हम निकालेंगे तो ये भी हमें पता चल जाएगा। लेकिन इससे हमारा ये थोड़ी ना तय होगा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए। तो इसीलिए हमारा ये जो सी ऑप्शन है ये भी गलत है। तो रह गया सिर्फ डी, यानी कि यही हमारा राइट होगा। तो इसमें कहा क्या गया है कि त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है यदि त्रिभुज MNQ की भुजा MN, MQ या NQ ज्ञात हो। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि अगर हमें ये पता हो कि ये जो त्रिभुज MNQ है इसकी हमें अगर भुजाओं का मान पता हो तो फिर हम ये आसानी से कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं। ठीक है, क्योंकि इस त्रिभुज की तो हमें तीनों भुजाएं पता चल जाएंगी, ये दो हमें पहले से ही दिया हुआ है, परिमाप हमें दिया हुआ है, तो परिमाप में से इन दोनों को घटा के ये हमारा आ जाएगा। लेकिन अगर हमें इस त्रिभुज के भी भुजाओं का मान दिया गया हो तो फिर हम आसानी से ये बता सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं। तो इसीलिए हमारा ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका आंसर लिखेंगे क्या है, डी। ठीक है, और इसमें क्या लिखा हुआ है ये पूरा जो है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, या फिर नहीं भी लिखेंगे, इतना भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा पेपर में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि ऊंचाई a इकाई वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा के बताऊंगा। हमसे कहा गया है कि एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज जिसकी ऊंचाई a दिया गया है, तो हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखिए मान लीजिए कि ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो इसकी भुजा मान लेते हैं हम, ये हमारा 2x, ये वाला भी हो जाएगा 2x और ये वाली भुजा भी 2x, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं इसीलिए हमने तीनों को बराबर लिया है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो a कहा गया है, तो इसकी ऊंचाई ये हो जाएगी जो कि a हमें दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है इसकी जो ये ऊंचाई होती है ये हमारा लंब होती है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ऐसे ही इधर भी। और ये जो है इस वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है, तो इसीलिए ये पूरा 2x है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा x हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक भी ये भी हमारा x हो जाएगा, क्योंकि पूरा 2x है तो ये जो है ये दो हिस्सों में इसको बराबर बांट देता है, तो ये भी x और ये भी इतना x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर सिर्फ इतने पे ध्यान दीजिए, तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो इसमें ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे 2x का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब हम इसको ले लेते हैं तो ये a है, यानी कि लंब का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस में क्या होता है आधार का स्क्वायर, तो आधार देखिए ये हो जाएगा जो कि x है, यानी आधार का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। अब देखिए इसको करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, इधर बचेगा a स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर करेंगे तो ये बचेगा 3x स्क्वायर, और इधर से ये हमारा बचा a स्क्वायर। अब यहाँ से ये x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये हमारा a स्क्वायर, ये 3 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। अब देखिए इस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, इधर बचेगा x, तो ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बन गया। अब a स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम a गुना a लिख सकते हैं, बटे में 3 जो है इसको एज इट इज। अब देखिए यहाँ से x का मान क्या आएगा, a गुना a का जोड़ा बन रहा है रूट के अंदर, तो ये रूट से बाहर एक बार लिखा जाएगा, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है इसीलिए ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो x का मान हमारा a बटे में √3 आ गया। अब ये हमने x का मान क्यों निकाला है ये आपको अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमारा जो ये त्रिभुज है इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस त्रिभुज का हमें ये ऊंचाई दिया गया है a, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा क्या फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, ये होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, जिसकी हमें ऊंचाई दी गई हो और आधार।
तो देखिए यहाँ से ये 1/2 गुणा में बेस यानी कि आधार, आधार कितना है इसका, ये रहा आधार जो कि 2x है, तो इसकी जगह पे 2x लिखेंगे, गुणा हाइट यानी ऊंचाई, तो ऊंचाई देखिए a है तो इसकी जगह पे a। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये हमारा x है। अब देखिए x है तो x का मान हमारा a/√3 है, तो इस x की जगह पर हम ये a/√3 लिख सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमारा x का मान जो है इसका क्या काम आना था। ठीक है, तो इस तरह से x की जगह पर हमने ये लिख दिया, गुणा में क्या है a। अब यहाँ से ये a गुणा a स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्या है √3। अब ये जो हमारा आंसर आया है इसमें देखिए बटे में रूट में आया है, तो इसका हम क्या करते हैं अब हर का प्रमेयकरण। तो इसके लिए ये जो नीचे है इसका ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर का √3 में गुणा करेंगे तो √3 a स्क्वायर और √3 का करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो ये आ रहा है हमारा √3/3 a स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमारा जो है कौन से ऑप्शन में ऐसा आंसर आया है, √3/3 a स्क्वायर सी ऑप्शन में, यानी कि जो हमारा 13 क्वेश्चन है इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी यानी √3/3 a स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 13वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है हमने कैसे किया है। अब इसके बाद देखिए जो 13वां क्वेश्चन है इसमें अथवा में भी दिया गया है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। हमसे कहा गया है यदि s माइनस a बराबर 10 सेंटीमीटर, s माइनस b 20 सेंटीमीटर, s माइनस c 30 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप है। तो इसमें हमसे त्रिभुज का परिमाप पूछा गया है और हमें ये दिया गया है, ये दिया गया है और एक ये दिया गया है। तो देखिए जब भी हमें क्वेश्चन में s माइनस a की वैल्यू दी गई हो, s माइनस b की वैल्यू दी गई हो और s माइनस c की वैल्यू दी गई हो, तो ये जो है तीनों इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा जो अर्ध परिमाप है वो आ जाता है। देखिए यहाँ पर मैं लिखकर आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या है हमारा कि हमें दिया हुआ है s माइनस a 10 सेंटीमीटर, इसके अलावा s माइनस b ये दिया हुआ है हमें 20 सेंटीमीटर और हमें दिया हुआ है s माइनस c 30 सेंटीमीटर। तो ये जो हमें दिया गया है वैल्यू, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा जो है अर्ध परिमाप निकल के आता है, यानी कि s का मान आता है। ठीक है, तो देखिए 10 और 20 30, 30 और 30 60 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये हमारा जो है 60 सेंटीमीटर ये आया है अर्ध परिमाप। आप जो चैप्टर नंबर 12 है हीरोन का सूत्र, तो उसमें आप करके और वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो है ये आ गया अर्ध परिमाप, लेकिन हमसे पूछा गया है परिमाप। तो हमें जैसा कि पता है कि अर्ध परिमाप जो होता है वो परिमाप का आधा होता है, तो इसीलिए अगर हमें परिमाप बताना है तो ये जो हमारा अर्ध परिमाप आया है इसका दुगुना कर देंगे। तो 60 का दुगुना क्या हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो त्रिभुज का परिमाप है वो इतना है। तो देखिए 120 सेंटीमीटर हमें डी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 के अथवा वाला क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ये डी ऑप्शन। डी में क्या है 120 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 13 के और वाले क्वेश्चन का। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या कहा गया है कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है का अर्ध परिमाप है। तो इस बार हमसे अर्ध परिमाप पूछा है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। हमसे अर्ध परिमाप पूछा है तो अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर यानी s का मान कैसे निकालते हैं हम। इसके लिए क्या करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बटे 2 करते हैं। तो इसमें इसको मान लेंगे a, ये b और ये c, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 20 प्लस 25 बटे में 2। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो 15 और 20 35, 35 और ये 25, तो ये हो जाएगा हमारा 60 बटे में क्या है 2। तो 2 से 60 को भाग करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो 30 हमारा सी ऑप्शन में है, यानी कि 14th क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अपना जो आंसर है उसमें हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन यानी कि 30 सेंटीमीटर।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। इसमें हमसे क्या कहा गया है कि यदि व्यंजक 2 ब्रैकेट में √k-1 प्लस √8 में -8 √2 जोड़ने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो k का मान क्या होगा। तो इसमें हमसे k का मान पूछा गया है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको मैं आपको रफ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, यानी कि इसमें हमें सिर्फ जो राइट आंसर है उसको टिक करना है, इसीलिए मैं सबको रफ में करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए इसमें हम k का मान कैसे ज्ञात करेंगे। ये जो हमें दिया हुआ है 2 ब्रैकेट में √k-1 प्लस √8, तो इसमें जो है हमें कहा गया है कि ये जोड़ने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो इसको हम जोड़ देते हैं, यहाँ पर हमें ये जोड़ना है -8 √2। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। 2 का √k में गुणा करेंगे तो 2 √k हो जाएगा, -2 एकम 2 प्लस में ये √8, ये प्लस माइनस माइनस और ये 8 √2। अब देखिए ये हमारा 2 √k माइनस में 2, ये प्लस का √8। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो प्लस का √8 है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 8 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 के पाड़े से 4 बार में, 2 के पाड़े से 2 बार में और 2 के पाड़े से 1 बार में जाएगा। अब इसमें देखिए 2 जो है ये 3 बार है तो एक जोड़ा बन जाएगा, तो जिसका जोड़ा बनता है उसको बाहर लिखते हैं। ये 2 जो है ये अकेला है तो इसको अंदर, यानी कि √8 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं 2 √2। तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 2 √2 माइनस में 8 √2 है। अब यहाँ से ये 2 √k माइनस 2, ये 2 √2 प्लस में ये 8 √2 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 6 √2 बचेगा। अब देखिए हमें क्या कहा गया है कि ये जो है इसको और इसको जोड़ने पर एक हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। यानी कि अगर हम किसी तरह से k का मान ऐसा ज्ञात करें ताकि ये वाली वैल्यू और ये जो है ये हमारी कट जाए तो -2 बचेगा, तो -2 हमारा परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो हमें जो है k का मान ऐसा लेना है ताकि हमारा ये जो है इससे कट जाए। तो देखिए हम ऑप्शन से करेंगे इसको, बाय ऑप्शन हम इसको करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, 6 है, तो 6 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो ये हमारा जो है देखिए 2 और 3, इसमें तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका जोड़ा बन जाए, तो इसीलिए 6 हमारा नहीं हो सकता है। अब हम अगला क्या है 12, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो 2 के पाड़े से 6 बार में, फिर 2 के पाड़े से 3 बार में, फिर 3 के पाड़े से 1 बार में। देखिए इसमें हमारा 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, 3 का नहीं बन रहा है इसीलिए रूट के अंदर ही रहेगा। तो 2 √3 आ रहा है, यानी कि 12 को हम 2 √3 लिख सकते हैं। तो अगर हम इस k की जगह पर 12 लेते हैं तो फिर हमारा क्या बन जाएगा, देखिए ये 2 जो है ये एज इट इज रहेगा और हमने जो है k की जगह पे 12 लिया है, तो 12 को हम 2 √3 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 2 √3 हो गया, 2 दूना 4 √3 आ रहा है। तो अगर हमने k की जगह पर इस 12 को लिया तो हमारा ये आ रहा है। तो क्या ये और ये दोनों एक जैसे हैं, नहीं है, तो इसीलिए इससे हमारा ये नहीं कट पाएगा, यानी कि हमें 12 भी नहीं लेना है, यानी कि 12 आंसर नहीं हो सकता। अब 18 को लेकर देखेंगे, तो 18 के अब हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 के पाड़े से 9 बार में, 3 के पाड़े से 3 बार में, फिर 3 के पाड़े से 1 बार में जाएगा। अब देखिए 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 को हम 1 बार लिखेंगे और 2 का नहीं बन रहा है इसीलिए इसको रूट के अंदर, तो 3 √2 आ रहा है। ठीक है, यानी कि अब देखिए ये 2 को एज इट इज लिखा, k का मान हम क्या ले रहे हैं इस बार 18 ले रहे हैं, तो 18 को हम 3 √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 √2 माइनस में 2 माइनस में 6 √2 है। अब देखिए ये 2 तिया 6 √2 माइनस का 2 माइनस का 6 √2। अब देखिए ये 6 √2 प्लस में है, ये 6 √2 माइनस में है, तो इससे ये कट गया, तो क्या बचा
-2, और -2 क्या होता है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो ये हमारा p/q के रूप में है और q का मान 0 भी नहीं है, तो इसीलिए जो हमारा k का मान होगा वो 18 होगा। क्यों होगा ये मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन कंप्लीट। इसका जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आंसर में लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सी यानी कि 18। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को करेंगे हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या कहा गया है, नीचे दिए गए आयत चित्र में एक संग्रहालय में विभिन्न दिनों में आए आगंतुकों की संख्या को दर्शाया गया है। तो इसमें देखिए आयत चित्र के बारे में इनमें से क्या सही है, तो इसमें से हमें राइट ऑप्शन चुनना है। तो देखिए ये हमें आयत चित्र दिया हुआ है और ये किसके बारे में आयत चित्र है, तो ये एक संग्रहालय में विभिन्न दिनों में आए आगंतुकों की संख्या को दर्शा रहा है ये आयत चित्र। ठीक है, तो देखिए ये जो है इस y अक्ष पर ये हमारा दिनों की संख्या है और जो ये x अक्ष है इस पर नंबर ऑफ विजिटर्स यानी कि आगंतुकों की संख्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि संग्रहालय में 12 दिनों के लिए लगभग 80 से 90 आगंतुक थे। तो देखिए 12 दिन हमारा कहाँ पर होगा, ये दिनों की संख्या है, तो ये जो पहली लाइन आप देख रहे हैं ये हमारा हो जाएगा 1 दिन, ये दूसरी लाइन 2 3 4 5, ये हमारा यहाँ तक 5 दिन। तो हमसे कहा गया है कि 12 दिनों के लिए, तो ये 10 हो गया, ये 11, ये 12 दिनों के लिए लगभग 80 से 90 आगंतुक थे। तो 12 दिन का देखिए ये रहा हमारा, तो क्या ये 80 से 90 है, ये तो हमारा 80 से 90 नहीं है, ये 70 से 80 है, ये 60, ये हो जाएगा 70, ये 80। तो 12 दिनों के लिए 70 से 80 आगंतुक थे, तो इसीलिए ये हमारा गलत है। अब इसके बाद बी में कहा गया है कि संग्रहालय में 5 दिनों के लिए लगभग 60 से 70 आगंतुक थे। तो 5 दिन देखिए ये रहा हमारा, तो 5 दिन का ये वाला है, तो क्या 5 दिन के लिए 60 से 70 आगंतुक थे, तो ये हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए 5 दिन के लिए 60 से 70 आगंतुक थे, यानी कि इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर में लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन राइट है, और ये जो पूरी लाइन है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 से सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाता है, और देखिए इसमें हमें क्या कहा गया है कि 17 से 20 जो क्वेश्चंस हैं वो केस स्टडी पर आधारित हैं। प्रत्येक केस स्टडी आधारित प्रश्न में 5 उपभाग हैं, जिनमें से आपको कोई 4 उपभाग हल करने हैं। प्रत्येक उपभाग 1 अंक का है, यानी कि हर एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से हमें सिर्फ 4 के ही आंसर करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम केस स्टडी नंबर जो 17 है इसको कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि सृष्टि ने अपने जन्मदिन पर योजना बनाई कि इस बार वह अपना जन्मदिन एक छोटे से अनाथालय में मनाएगी। उसने वहां रहने वाले बच्चों और बड़ों को देने के लिए सेब खरीदे। उसने बर्थडे केक के साथ प्रत्येक बच्चे को 2 सेब और प्रत्येक वयस्क को 3 सेब दिए। उसने कुल 60 सेब बांटे। तो ये हमें पूरा बता रखा है। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सबसे पहले कहा गया है कि उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि बच्चों की संख्या को x और वयस्कों की संख्या को y मानकर उपरोक्त स्थिति को 2 चरों के रैखिक समीकरण में दर्शाया जा सकता है। तो इन चारों में से किस तरह से किस रैखिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जा सकता है, तो देखिए इसका आंसर हम कैसे करेंगे। हमें कहा गया है कि बच्चों की संख्या को x लेना है और वयस्कों की संख्या को y लेना है, और हमें इसको 2 चरों के रैखिक समीकरण में दर्शाना है। तो देखिए हमसे कहा गया था कि जो बच्चे हैं उनको 2 सेब दिया जाएगा हर एक बच्चे को, और जो वयस्क हैं उनको हर एक वयस्क को 3 सेब दिया जाएगा। तो इसीलिए इसका जो है अगर हम रैखिक समीकरण बनाएंगे तो हमारा बनेगा ये वाला 2x + 3y बराबर में 60, क्योंकि कुल जो है 60 सेब बांटे जाने हैं।
तो इसीलिए हर एक बच्चे को 2 सेब दिया जाता है, तो इसीलिए ये हमारा 2x हो जाएगा। और हर एक वयस्क को 3 सेब दिया जाता है, तो ये हमारा 3y हो जाएगा। तो 2x + 3y बराबर हमारा 60 आ जाएगा। तो इसीलिए जो फर्स्ट है इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हम जो है यहाँ पर आंसर में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के जो हमारा ये फर्स्ट है, इसका जो बी ऑप्शन है ये राइट है। बी ऑप्शन में दिया हुआ है हमें 2x + 3y बराबर 60। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए सेकंड को करते हैं। सेकंड में कहा गया है यदि बच्चों की संख्या 15 है तो वयस्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे, हमसे कहा गया है कि बच्चों की संख्या 15 है, हमें वयस्कों की संख्या बतानी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, यहाँ पर हमारा ये रैखिक समीकरण बना था, तो बच्चों की संख्या हमें 15 दिया गया है, तो x की जगह पे हम 15 रख देंगे। तो ये 2 गुणा x की जगह पे 15 प्लस में 3y है बराबर में 60। तो ये 15 दूना 30, 30 को इधर ले जाएंगे तो -30 हो जाएगा। तो इधर 3y बराबर 60 में से इस 30 को घटा देंगे तो 30 बचेगा। तो y का मान हमारा 30, ये 3 इधर आके भाग में, यानी y का मान 10 आ जाएगा। और y क्या है हमारा, वयस्कों की संख्या है, तो इसीलिए वयस्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 10, क्योंकि y का मान देखिए 10 आया है। तो ये हो गया हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, उसका ए ऑप्शन राइट। तो यहाँ पर हम जो 2 है इसका आंसर लिख देते हैं ए 10। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है कि यदि वयस्कों की संख्या 12 है तो बच्चों की संख्या है। तो इस बार हमसे बच्चों की संख्या पूछी है और वयस्कों की संख्या 12 दी गई है। तो देखिए हमारा रैखिक समीकरण ये बना था, तो इस बार हम क्या करेंगे कि हमें इस बार बच्चों की संख्या पूछी है, तो ये 2x प्लस में ये 3y, y क्या है हमारा, वयस्कों की संख्या, तो वयस्कों की संख्या हमें 12 दिया हुआ है, तो y की जगह पे हम 12 लिखेंगे बराबर में 60 है। तो ये 2x बराबर ये हमारा 12 तिया 36, 36 प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 60 - 36, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 60 में से 36 घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा 24। ठीक है, तो 2x बराबर 24 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 इधर आके भाग में, तो 2 से 24 को भाग करेंगे तो 12, यानी कि x का मान हमारा क्या आ गया, 12। तो देखिए 12 किस में है, सी ऑप्शन में, यानी कि हमारा थर्ड का सी ऑप्शन राइट है 12। तो ये हो गया थर्ड का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए फोर्थ को करते हैं। फोर्थ में कहा गया है यदि x बराबर -5 और y बराबर 2 समीकरण 3x + 5y बराबर b का हल है तो b का मान है। तो इस बार हमसे b का मान पूछा है, तो देखिए ये बहुत ही इजी है, हमें समीकरण दिया हुआ है 3x + 5y बराबर b, तो x का मान हमें -5 लेना है, इसीलिए x की जगह पे हम -5 रखेंगे, प्लस में 5y है तो ये 5, y का मान हमें 2 दिया हुआ है तो y की जगह पे 2 रखेंगे बराबर b। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 का -5 में गुणा -15 प्लस 5 दूना 10 बराबर b, -15 प्लस 10, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, -5 बराबर में b। तो b का मान क्या आ गया हमारा, -5। ठीक है, तो देखिए -5 हमारा ए ऑप्शन में है, तो इसीलिए फोर्थ का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा -5। अब इसके बाद लास्ट देखिए फिफ्थ पार्ट, हालांकि इसमें हमें सिर्फ 4 के ही आंसर करने हैं, लेकिन मैं आपको पांचों करा देता हूं। तो देखिए पांचों में क्या कहा गया है कि 4y - x बराबर 5 को ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखा जाता है, तो a का मान है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा समीकरण है, इसको हम सबसे पहले इस रूप में लिख लेते हैं प्रॉपर तरीके से। हमें जो है ये दिया गया है 4y - x बराबर 5, तो इसको अगर हम इस रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले होता है हमारा x वाला पद, तो x वाला तो इसमें देखिए यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे कि इसको इधर लेके आते हैं सबसे पहले, तो ये 4y - x ये इधर आके -5 हो जाएगा, इधर बचेगा 0। तो अब देखिए x तो हमारा बीच में है, तो इसको हम सबसे पहले रखते हैं, तो ये -x सबसे पहले, बीच में होता है हमारा y वाला, देखिए
यहाँ पर ये रहा हमारा y वाला बीच में, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 4y और लास्ट में ये हमारा होता है अचर पद बराबर 0। तो अब देखिए हमारा जो है इसको हमने क्या किया कि प्रॉपर तरीके से इस रूप में लिख दिया। अब हमसे पूछा है a का मान, तो a हमारा क्या होता है, a जो होता है वो x का गुणांक होता है। तो x का गुणांक तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ माइनस है। तो जब कुछ भी नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, 1 मानते हैं। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, -1। तो -1 देखिए बी ऑप्शन में है, इसीलिए फिफ्थ का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा -1। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन है इसका पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको इतना अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।